क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश सिर्फ कुछ घंटों के अंदर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उनके ही महल से किडनैप कर ले? आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले कथित अमेरिकी मिशन की कहानी में उतर रहे हैं, जिसके दावों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। सुनने में ये किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन जिस सोर्स मटेरियल को हम देख रहे हैं उसका दावा है कि ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत थी। तो चलिए इस सनसनीखेज आरोप के पीछे की कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा और इतना जोखिम भरा ऑपरेशन क्यों किया जाएगा? देखिए, ऑफिशियली जो वजह बताई गई वो थी ड्रग्स की तस्करी को रोकना, लेकिन इस कहानी में जो बात है वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस कहानी के मुताबिक ड्रग्स की तस्करी तो बस एक बहाना था, एक पर्दा जिसके पीछे असली मकसद को छिपाया गया था। और वो असली मकसद था वेनेजुएला के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कंट्रोल जमाना, जो किसी भी सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हम यहाँ कोई मामूली संसाधनों की बात नहीं कर रहे हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, साथ ही लिथियम, जो आज की तारीख में हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरी के लिए बेहद जरूरी है, और सोने का भी बहुत बड़ा भंडार। कहानी कहती है कि असली वजह यही थी। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा और सटीक ऑपरेशन बिना किसी अंदरूनी मदद के कैसे मुमकिन हो सकता है? यहीं पर इस कहानी में एक बहुत ही अहम और रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है, जिसके बिना शायद ये मिशन कभी कामयाब ही नहीं हो पाता। उसे कोड नेम दिया गया था कार्डिनल। वेनेजुएला की सेना का एक बहुत बड़ा अफसर, जिसने कथित तौर पर पैसों और एक नई पहचान के बदले अपने ही राष्ट्रपति के साथ गद्दारी की। उसने राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हमलावरों को दे दी। और ये कोई आम जानकारी नहीं थी। कार्डिनल ने राष्ट्रपति का डेली रूटीन, गार्ड्स की संख्या, भागने के सीक्रेट रास्ते और यहां तक कि उनके कमरे की दीवारें कितनी मोटी हैं, ये सब कुछ बता दिया था। इस लेवल की डिटेलिंग ने ही इस हमले को एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक बना दिया। तो इस जानकारी के दम पर हमले को कई फेज में प्लान किया गया। हर फेज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसका असर सबसे ज्यादा हो। चलिए देखते हैं कि इस कहानी के हिसाब से यह सब हुआ कैसे। सबसे पहला फेज था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। F-35 फाइटर जेट्स चुपके से वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसे और उनके रडार सिस्टम को झूठे सिग्नल भेजकर जैम कर दिया। फिर उन्होंने रडार ऑपरेटर्स को अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए उकसाया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, मिसाइलों ने उन रडार्स को ही तबाह कर दिया। यह एक डिजिटल जाल था, और इसकी स्पीड वाकई चौंकाने वाली थी। कहानी के मुताबिक सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 12 रडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया, और इसी के साथ वेनेजुएला का पूरा एयर स्पेस एक तरह से अंधा और बहरा हो गया। अब जब आसमान साफ था तो शुरू हुई दो तरफा बमबारी। पहले B-52 बॉम्बर्स ने मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करके अफरा तफरी मचा दी, और उसके ठीक बाद B-1 लांसर जेट्स ने अंदर घुसकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले किए, ताकि जवाबी कार्रवाई की कोई गुंजाइश ही ना बचे। हवाई हमले के बाद बारी आई जमीनी फौज की। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा था। हेलीकॉप्टर्स ने भारी फायरिंग करके रास्ता बनाया, फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोज उतरे और उनके पीछे चिनूक और ऑस्प्रे जैसे बड़े एयरक्राफ्ट और ज्यादा सैनिकों को लेकर आए। ये एक बहुत तेज और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड असॉल्ट था। लेकिन ये हमला सिर्फ हवा और जमीन पर नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ एक और जंग चल रही थी, एक अदृश्य जंग, एक बहुत बड़ा साइबर अटैक, जिसने पूरे देश को ही घुटनों पर ला दिया। और यहीं पर यह अहम सवाल उठता है कि बिना एक भी गोली चलाए आप पूरे देश को ठप कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब डिजिटल दुनिया में छिपा है। इस कहानी का दावा है कि एक मैलवेयर वायरस एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट के बहाने पहले ही वेनेजुएला के सिस्टम में डाल दिया गया था, और हमले के वक्त उसे रिमोटली एक्टिवेट कर दिया गया, जिससे देश का पूरा पावर ग्रिड फेल हो गया और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गए। ये विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ही थी जिसने इस डिजिटल तबाही को मुमकिन बनाया। अब जरा कल्पना कीजिए, पूरा देश अंधेरे में है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, और ठीक इसी वक्त ऑपरेशन का आखिरी और सबसे दुस्साहसी फेज शुरू होता है। राष्ट्रपति अपने सबसे सुरक्षित किले जैसे कमरे में छिपे थे, लेकिन हमलावरों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो दीवारों के आर पार देख सकती थी। उन्होंने वॉल पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके उनकी सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। मोटी स्टील की दीवारें भी कोई रुकावट नहीं थी। कहानी के मुताबिक
टीम के पास थर्मल लैंस जैसे स्पेशल औजार थे जो कुछ ही सेकंड्स में स्टील को मक्खन की तरह पिघला सकते थे। वो हर मुश्किल के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कमांडोज ने राष्ट्रपति को पकड़ा, उन्हें हेलीकॉप्टर से सीधे एक अमेरिकन नेवी शिप पर ले जाया गया और कुछ ही घंटों के अंदर वो कराकस के राष्ट्रपति भवन से न्यूयॉर्क की एक जेल की कोठरी में थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राष्ट्रपति के अपहरण पर खत्म नहीं होती। इसका सोर्स ये तर्क देता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसे अमेरिकन प्लेबुक का नाम दिया गया है। पहले प्रतिबंध लगाओ, फिर देश के अंदर ही असंतोष को हवा दो और आखिर में एक निर्णायक सैन्य हमला कर दो। कहानी का तर्क यह है कि यह एक ऐसी रणनीति है जिसे किसी भी देश के खिलाफ दोहराया जा सकता है। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक ये वो खतरा है जो तब पैदा होता है जब कोई देश अपनी जरूरी टेक्नोलॉजी जैसे कि जीपीएस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। यही निर्भरता एक हथियार बन सकती है। यह हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 21वीं सदी में असली ताकत टैंकों और मिसाइलों में नहीं, बल्कि कोड और कनेक्टिविटी में है? ये कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी पर निर्भरता किसी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है।